जय हिंद दोस्तों। तेजस क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तेजस क्लासेस की यूट्यूब चैनल। मैं हूं हरीश सर और आपके लिए आज लेकर के आया हूं प्राचीन इतिहास का तीसरा वीडियो, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और आर्यों के आगमन से शुरू हुआ है। इसका मतलब कि आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल की। वैदिक काल एक ऐसी सभ्यता जिसमें वेदों की रचना हुई है और ये आर्य थे जो कहीं न कहीं से उस ध्वंसावशेष पर आए थे, उस डिबेरीज पर आए थे जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जमींदोज हुई थी। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार वैदिक सभ्यता के जहाँ प्रारंभ हो रही है वहाँ पर सप्त सैंधो प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर पहले आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता की एक शानदार गौरवशाली संस्कृति काम कर रही थी। नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वह किसी दैविक प्रकोप के कारण, चाहे उसे आप प्राकृतिक प्रकोप कहेंगे, चाहे बाढ़ कहेंगे, चाहे आप जलवायु परिवर्तन कहेंगे, इन्हीं के कारण ये नष्ट हो गई। इनके पीछे जो आती है वो क्या रहती है? वैदिक सभ्यता। तो आर्य जो थे वो, उसका मतलब क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ या ऊंचे कुल का पैदा होने वाला। खैर, यहाँ पे ऊंचे कुल का अर्थ केवल शाब्दिक अर्थ आर्य है। वैसे ऊंचे कुल से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करणी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुराभर साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म होने से कोई मतलब नहीं है। ये मैं ऐसे ही ज्ञान मार्गी शाखा का एक दोहा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ, यानी जो श्रेष्ठ हो, कुलीन हो, ऊंचे कुल में हो, ये अपने को कहते थे। इनकी जो आजीविका थी, इनका जो पूरा कर्म था वो कृषि और पशुपालन के इर्द गिर्द था। जबकि इसके पहले आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा जीवन जो था वो किसके इर्द गिर्द था? वो नगरीय सभ्यता थी, व्यापार था, विकसित व्यापार, वणिक वर्ग का शासन था। बनिया व्यापारी वर्ग भाई क्यों मार करना चाहेगा? व्यापारी वर्ग झगड़ा नहीं करना चाहता है, वो सुकून, तसल्ली और तरक्की चाहता है। इसके पीछे एक रीजन भी था और कहते हैं कि लोहे का प्रमाण नहीं मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। संभवतः यह भी कारण था युद्ध ना होने के, क्योंकि जो वज्र जैसे कठोर हथियार बनाए जाते हैं बच्चों, वो कैसे बनाए जाते हैं? वो ज़्यादातर आयरन, स्टील, इस्पात के बनाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि लोहे की खोज कब हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता में ही के बाद हुई है, वैदिक काल में। उसके पहले तांबे की खोज हुई थी। तो आर्यों के पास एक मजबूत हथियार था, लोहा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जनपद, फिर जनपद, महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे कबीले, लड़ाई होंगी स्पर्धा को लेकर के, और जो ताकतवर रहेगा वो इनको समेटेगा, एकीकरण होगा, तो महाजनपद, फिर राष्ट्र की कल्पना आती है। मतलब कुल मिलाकर के हथियारों का प्रयोग द्वितीय नगरी क्रांति भी कहते हैं। आर्यों के आने के बाद जब लोहा खोजा गया तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम नगरी क्रांति, प्रथम नगरी क्रांति, क्योंकि नगर बने हैं इस बात से। आर्य आते हैं और मध्य एशिया, मतलब आल्प्स पर्वत के पूरब में माना जाता है, वहाँ से ये चारागाह की खोज में आते हैं और सप्त सैंधो प्रदेश में ये अपना खूंटा गाड़ देते हैं जानवरों को, गाय, बैल, बकरी, जो कुछ भी ये पशु पालन करते थे। लेकिन एक चीज़ है, चरवाहे तो ये थे, लेकिन ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सा, उपचार इत्यादि चीजों, मंत्रों में प्रवीण थे। और इन्होंने आने के बाद वेदों की रचना की। और वेद कितने तरह के थे? वेदों की रचना करता जब पूछता है कि वेदों के रचयिता कौन है, तो आप वही चले जाइएगा जाओ जिसने महाभारत की रचना की, वेद व्यास ने। तो कहते हैं इसके संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास थे। तो 4 तरह के वेदों की रचना हुई है। पहले मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उस लेक्चर के बाद आपको लिखा हुआ पूरा स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी सहूलियत। तो कहते हैं कि वेदों की जो रचना थी, वेदों की रचना में 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन वेदों के
में सबसे पुराना ऋग्वेद था, उसके बाद ऋग्वेद के बाद फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद था। तो चलिए इसमें कई इसमें कैरेक्टरिस्टिक हैं, बाद में दोहराएंगे आपको। पहले आज आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए और साथ में मेरे पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है कि यहाँ पे आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत, और आल्पस पर्वत भी इसे कहते हैं। और इसी के पूर्व में, इसके ईस्ट में क्या था, मध्य एशिया है, जिसमें किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी स्थान हैं ये सब यहीं पर हैं। एक्चुअली रशिया के सेपरेशन के बाद ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। तो मध्य एशिया से मैंने यहाँ पर लिखा है कि पूर्वी भाग में ये जो चारागाह की खोज में आए थे, कहाँ पर, सिंधु क्षेत्र में। मैंने इसको ज्योग्राफिकल मैप से बताने की कोशिश की है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, ये सिंधु का मुहाना है, इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे 7 नदियाँ, इनकी बात हम करेंगे। इसके बाद एक आर्यों की शाखा, ये पूर्वी शाखा थी जो आई सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्यों की दूसरी शाखा जो है वो चली जाती है बेबीलोन, जिसे बगदाद आज कहते हैं। बगदाद ये वही बेबीलोन है जहाँ पर कहते हैं कि विश्व विजयी सिकंदर की मृत्यु हुई थी। इसके बाद इनकी एक शाखा चली जाती है कहाँ पर, यूरोप में, जो इनकी इटालियन शाखा थी, और वहाँ पे आर्यों का उस तरह से विकास हुआ। देखते हैं, इसके नीचे अरब है, अरब प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यहाँ पे नीचे अफ्रीका है। यहाँ पे कौन सा सागर है बच्चों, अरब से यहाँ पे एक सागर का नाम अरब सागर हो गया है, तो ये तो आप जानते ही हैं। खैर, इसकी बात भूगोल इतिहास से बहुत जुड़ी हुई बात है, मतलब आप भूगोल को इतिहास से अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो आर्यों का आगमन, वैदिक काल मुख्य हेडिंग है। मैंने लिखा है कि आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। कुलीन मतलब कि ऊंचे कुल में पैदा होने वाले या श्रेष्ठ लोग। इसके बाद लिखा है मैंने कि यह उच्च कुल में पैदा हुए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, नोट कर लीजिएगा, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। भाषा के विकास के क्रम में आप जानेंगे कि संस्कृत जो है, उसके बाद संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है, इसके बाद अवहट, हिंदी, ये सब भाषाएं का क्रम है। तो इनकी भाषा संस्कृत थी। इनका व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, मतलब इन्हीं की जीविका का यही साधन था। आर्य घुमक्कड़ थे। आर्यों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें नरम दल में जानते हैं, ये बहुत बड़े विद्वान भी थे। इन्होंने लिखा है आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन, और इनके हिसाब से आर्य कहाँ से आए थे बच्चों, आर्कटिक से आए थे। आर्कटिक कहाँ पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं, आर्कटिक, और दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं। दूसरे विलियम जोन्स हैं। विलियम जोन्स के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे। विलियम जोन्स ये वही थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, विलियम जोन्स ने। इसके हिसाब से आर्य कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे। तीसरे हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार बच्चों आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मिडिल ईस्ट, जो अभी हमने बताया। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, जो सत्यार्थ प्रकाश और, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने लिखा है कि तिब्बत इनकी नेटिव प्लेस थी, तिब्बत से आए थे। गंगानाथ झा एक अगले इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे, ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। वैदिक काल को इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहली बात ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एरा, और दूसरी बात क्या है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में इनका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व हमेशा मतलब घटते क्रम में होता है, और इस भी हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। आर्यों ने वेदों की रचना की है। आर्यों ने किसकी रचना की है बच्चों, वेदों की रचना की है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नोट कर लीजिएगा, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। इसमें द मीनिंग ऑफ वेदा इज नॉलेज, ठीक है। आरण्यक का अलग अर्थ होता है, उपनिषद का अलग अर्थ होता है, वेद का अलग अर्थ होता है। तो वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। इसे श्रुति भी कहते हैं, मतलब इसे जो है सुन करके आगे बोल करके ट्रांसफर किया गया नेक्स्ट जनरेशन में, इसे श्रुति भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं स्क्रीन के इस साइड पर जो हमने यहाँ पे बना रखी है। सेकेंड हाफ में वेदों के संकलनकर्ता, मैंने आपसे बताया था वीडियो के शुरू में ही कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, महर्षि द्वैपायन वेदव्यास हैं। और इनको नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा है, ठीक है। ये मैं इस अनुभव पे बता रहा हूँ क्योंकि कई वर्षों से कई प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा रहा हूँ, और ये अनुभव है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वेद 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता था, होत्री कहलाता था। यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता था, उधरवयु।
और सामवेद को पढ़ने वाला, सामवेद जो संगीत का जनक है, उसको क्या बोलते थे बच्चों? उद्गाता। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? ब्रह्मा कहते थे। इन चारों के वेद हैं, तो उपवेद भी हैं। तो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। और जब हम बात करते हैं ब्राह्मण की, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय कौशिकी, यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तैतरीय और शतपथ, सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश और तांड, और अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं गोपथ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगली बात आती है कि इन वेदों के उपनिषद भी तो हैं। ठीक है, उपनिषद है, तो जो ऋग्वेद है उसका उपनिषद ऐतरेय कौशिकी है, नोट कर लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यजुर्वेद के तैतरीय, कंठ, श्वेताश्वर और बृहदारण्यक हैं। सामवेद के छांदोग्य और केन हैं। अथर्ववेद के प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य हैं। तो याद करने का तरीका ये बता दें आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को उधरवयु कहते थे। लेकिन ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद था। तो याद करिएगा कि भाई ऋग मतलब होता है कि मंत्रों की बात है, तो आयुर्वेदा में मंत्रों की बात होगी। दूसरा यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में यज्ञ होगा, तो यज्ञ होगा, यज्ञ की बात है, तो यज्ञ की रक्षा कैसे करते थे? हथियार, धनुष, बाण लेकर करते थे। तो धनुष से आपका धनुर्वेद ये कनेक्ट कर सकते हैं आप कि भाई यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। तीसरा क्या है? सामवेद। सामवेद संगीत का जनक है। तो आप जानते हैं कि सामवेद में जो है संगीत, गंधर्व की बात हो जाएगी, यक्ष यक्षिणी की बात हो जाएगी, ये लोग नृत्य करते हैं। तो सामवेद किसका है? संगीत का जनक है। ठीक है, इसका गंधर्ववेद है उपवेद। और तीसरा अथर्ववेद है, तंत्र मंत्र जादू टोना। ठीक है, तो जब शिल्प बनेगा तो उसमें तंत्र मंत्र होगा। मतलब आप जानते हैं ना कि जब घर या कोई चीज़ बनाते हैं तो अपने हिसाब से उसकी पूजा करते हैं। तो याद करिएगा कि जो अथर्ववेद है उसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। तो ये आपने नोट कर लेना। इसके बाद आते हैं बच्चों, ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना वेद है। इसके अलावा कौन सा हो गया? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर के क्या कहते हैं? ये वेद त्रयी है। त्रयी मतलब तीन होता है। शुरू के जो तीन वेद हैं इन्हें वेद त्रयी कहते हैं। और सबसे बाद वाला जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। शुरू वाले तीन वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। और इनको जरूर नोट करिएगा, इस पर लिखा तो नहीं है बट ये परीक्षाओं में पूछता है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ या मंत्र हैं। कहीं की जगह 10,552 भी लिखा है। तो आप 10,462, मुझे लगता है कई जगह ज़्यादा है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 क्या है? ऋचाएँ यानी मंत्र है। ठीक है, ऋग्वेद की जो सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद में जो नदी रही वो सरस्वती रही, जिसे नदीतमा कहते थे। घग्गर भी नाम है इसका, नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ। माँ सरस्वती की पूजा करते हैं सनातन में लोग, इन्हें विद्या की देवी मानते हैं और यही श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, इनका नाम सरस्वती नदी सबसे श्रेष्ठ थी, इसे नदीतमा कहते थे, घग्गर कहते थे। और दूसरी जो और सबसे ज़्यादा जो पूजे जाने वाले देवता थे, जो सबसे प्रभावी देवता थे, वो कौन थे बच्चों? वो थे इंद्र। इंद्र का वर्णन 250 बार हुआ है। इंद्र का वर्णन 250 बार हुआ है। और उसके बाद दूसरे जो थे वो अग्नि हैं। अग्नि का वर्णन 200 बार हुआ है। याद करिएगा, इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार है? 250 बार है। वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और जो दूसरे देवता थे वो थे अग्नि। अग्नि का वर्णन 200 बार है। इसको रट लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा है। देखिए, हमारा जो ये वीडियो है ना, जो हम बना रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, इन वीडियो का उपयोगिता वनडे के सारे एग्जामिनेशन, जिसमें एसएससी, CHSL से लेकर के पुलिस, दारोगा, लेखपाल, ठीक है, NTPC, तमाम परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण है। तो इसे बार बार पढ़िएगा और एकदम जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, तब कहेंगे कि सर आपने क्या पढ़ाया था। मतलब ये तजुर्बा है, ये तजुर्बा के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि भाई सबसे मोस्ट क्रीम क्वेश्चन क्या बनते हैं। नहीं तो वैसे भी हम PDF के रूप में पढ़ा सकते थे आपको, लेकिन क्लासरूम की पूरी फीलिंग देने के लिए हम आपके साथ यहाँ पे आए, ऐसे लगे कि भाई अब क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो करंट अफेयर में किया जाएगा जब आपको PDF से करंट अफेयर पढ़ाएंगे। बाकी ये चीज़ें तो समझाने वाली हैं। भूगोल को इतिहास से कनेक्ट करके पढ़ाइए, इतिहास को भूगोल से कनेक्ट करके पढ़ाइए। तो ये आप नोट करते रहिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों।
ठीक है। तो बाद में आएंगे कि ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा उल्लेख है वो किसका उल्लेख है? यमुना का 3 बार उल्लेख है और गंगा का 1 बार उल्लेख है नदी में, और इंद्र का 250 बार वर्णन है। ऋग्वेद के 10 मंडल में जो मंडल से सवाल पूछता है कि जो तीसरा मंडल है वो किसको समर्पित है? तीसरा मंडल बच्चों सविता देवी अर्थात गॉड सन अर्थात सूर्य को समर्पित है ऋग्वेद का तीसरा मंडल। और इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है और इसमें गायत्री मंत्र क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अधिकांश आप में से जानते होंगे, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कभी आजमाइएगा, नियमित रूप से इसका प्रयोग करेंगे आप तो आपको ऊर्जा महसूस होगी। कोई भी मंत्र अगर सही तरीके से सही स्थिति में अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको पढ़ाई में बूस्टअप देगा, मतलब आपका मन स्थिति अच्छा करेगा, आपका मेंटल साइकोफिजिकल कंडीशन स्ट्रांग कर देगा। देखो बच्चों, पढ़ने के लिए केवल पढ़ना इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके बीच में जो इग्निशन चाहिए, जो फायर चाहिए, जो कई बार बच्चों को बाहर की दशाओं की वजह से उनका मोटिवेशन डाउन होता है। तो मेरे साथ जुड़ने से ये फ़ायदा है कि मेरे तजुर्बा और जो ईश्वर ने दिया हुआ है, जो एक जिसे प्रतिभा कहेंगे, मैं आप में इग्निशन डालता रहूँगा ताकि आपका मनोबल कभी ना टूटे। क्योंकि आप जानते हैं युद्ध हथियार से ज़्यादा मस्तिष्क और मनोबल से जीते जाते हैं। ये एक युद्ध ही तो है, ये तमाम परीक्षाएं जिसमें 7 लाख 8 लाख लड़के बैठते हैं शॉर्ट लिस्टेड करके, 300-400 को लिया जाता है, द बेस्टेस्ट को। युद्ध है, रणनीति बनाई जाएगी चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलिए। तो ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज के युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में बच्चों किसका वर्णन है? दशराज के युद्ध का वर्णन है। और कहते हैं यह किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। इसे लेक्चर समझ के नोट करते रहिएगा। परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया है और किसके बीच में होता है? भरत जन के राजा सुदास और विश्वामित्र, जो उनके पहले आचार्य थे, उन्हें शायद पदच्युत कर दिया, रिप्लेस कर दिया, वशिष्ठ को रख लिया था। कुछ कारण था जिसकी वजह से विश्वामित्र नाराज हो गए थे और सुदास के खिलाफ 10 राजाओं की सेना लेकर के विश्वामित्र परुष्णी नदी के किनारे पहुंच गए। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के किसकी जीत का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में? तो सुदास की जीत होती है। ठीक है। कहते हैं कि हमेशा फैसला ठंडे दिमाग से लेना चाहिए, गर्म दिमाग से फैसला नहीं लिया जाता है, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तो उसे पीट कर कोई भी आकार दिया जा सकता है। संभवतः विश्वामित्र को गुस्सा रहा होगा। तो सुदास की विजय होती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज का युद्ध है, परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया है। उसके बाद ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम नामक वनस्पति का वर्णन है, जो संभवतः जिसके बारे में कहते हैं कि यह वनस्पति कहाँ पाई जाती है बच्चों? मुंजवत पर्वत पे पाई जाती है। देवता गंधर्व इसका सेवन करते थे, जिसे बाद में लोग सोमरस कहने लगे, और सोमरस में इसको बाद में दारू कहने लगे। कुछ लोग गांव देहात में इसे कहते हैं अद्धा पौआ ठर्रा नूरी लैला, न जाने क्या क्या। खैर, लेकिन इसका जो शुद्धतम रूप है दैट इज सोमरस, और वो रेयर वनस्पति है जो मुंजवत पर्वत पे मिलती है, और उसका देवता गंधर्व राजा आदि सेवन करते थे, दीर्घायु होते थे, बलिष्ठ होते थे। ये सब बातें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए ये वर्ण है, जातियां नहीं है। जातियों के नाम पे हमारे देश में नेता कम कहेंगे, परेता कहिए इनको, ये समाज के सैकड़ों टुकड़े करने में लगे हुए हैं। कोई अपने जाति के नाम पे वोट मांगता है, कोई दूसरे की जाति के नाम पर वोट मांगता है, कोई उस जात को बुरा कहता है, कोई इस जात को बुरा कहता है, जबकि जाति का विभाजन नहीं था, ये तो वर्णों के आधार पर विभाजन हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है बच्चों। ब्राह्मण पहला, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। और आप जानते हैं कि इनको माना गया है कि आदि पुरुष, अर्थात कुछ लोग ब्रह्मा कहते हैं, कुछ लोग प्रकृति कहते हैं। ब्रह्मा के जो मुख से उनसे ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जाति नहीं है, जो ब्रह्म को जाने। द पर्सन हु नोज द ब्रह्मांड, द पर्सन हु हैज नॉलेज अबाउट ब्रह्मांड कैन प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ ब्राह्मण।
ये नहीं कि हमारी जाति ब्राह्मण है, अब तो जाति हो गई ना। तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, जो आदि पुरुष की भुजाओं से पैदा हुए थे, क्षत्रियों का काम था रक्षा करना। तीसरा था वैश्य, वैश्य जो था वो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए थे, आदि पुरुष के पैर से, ऐसा लिखा गया, मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा लिखा गया है कि आदि पुरुष के पैर से कौन पैदा हुआ है, वैश्य। और शूद्र जो है जंघे से पैदा हुआ है, वैश्य, करेक्ट कर लीजिएगा, जंघे से पैदा हुआ है वैश्य, और शूद्र पैदा हुआ है पैरों से। ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, 4 वर्णों का उल्लेख है। इसके अलावा मनुस्मृति में भी 4 वर्णों का उल्लेख है। तो कुल मिलाकर के हम ऋग्वेद तक पूरा कर लिए हैं। हमने सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं ना, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता है, इसमें कॉन्शियस माइंड में रिकॉल करने पे चीज़ें सतह पर रहती हैं। रिकॉल करिए। सबसे पहले हमने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। कई जगह बोला गया था कि ये बेबीलोन के पास चले गए, कुछ आर्यों की एक शाखा चली गई यूरोप में, और इस तरह से आर्यों की उत्पत्ति के बारे में हमने बात किया। फिर हमने आर्य का मतलब बताया, फिर आर्यों की उत्पत्ति के लिए विचार बताए, फिर हमने वेदों का मतलब बताया, वेदों की 4 क्लासिफिकेशन, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, इनकी बातें की। फिर इसके बाद हमने ऋग्वेद को पूरा किया। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो मल्टी डायरेक्शनल उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा बालक हो जिसके पास ये सुविधा ना हो, को बड़ी बड़ी कोचिंगों में बड़ी बड़ी फीस दे करके। तो ये निःशुल्क वीडियो उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप भी तो हमारी प्रेरणा है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो के सेक्शन में हम इसे वैदिक काल को पूरा करेंगे, तमाम विशेषताओं के MCQs से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों को करवाएंगे, जो वैदिक काल का पार्ट 2 होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, नमस्कार।